Yeah? So I can say that you will join articleship. You have to start doing investment. मैंने एक गलती किया था. I made one mistake when I started earning in 2007. I did not start with PPF, Public Provident Fund. I always advise my students, do not commit this mistake. You have to start with PPF. Compulsory PPF start करने का. कंपल्सरी पीपीएफ स्टार्ट करने का. मिनिमम अमाउंट कुछ 500 होता है. आई वुड सजेस्ट अगर 15-20 हज़ार का स्टाइपेंड है तो एटलीस्ट 1000-2000 रुपीज चालू करने का. बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है? 15 ईयर्स का लॉक इन है. 15 साल तक तुम पैसा निकाल नहीं सकता है. एंड गवर्नमेंट का है तो उठ जाएगा वो डर भी नहीं रहता है कि नहीं? हेलो, पीपीएफ इज मस्ट. मेरे को आज ऐसा रियलाइज हो रहा है पापा ने क्यों नहीं किया मेरे लिए. नॉर्मली मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा पापा देखते थे तभी व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग. वो तो मैंने पूछा अभी भी कि क्यों नहीं किया. बोलते हैं वो 6-7% रिटर्न था ना, इसलिए मुझे लुक्रेटिव नहीं लगा. तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दिया. हाँ, म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया जिसमें ग्रोथ भी ज्यादा मिला. बट प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? म्यूचुअल फंड का एसआईपी इज विड्रॉवेबल. बड़ा अमाउंट का एसआईपी हो गया, सब विड्रॉ कर दिया और बड़ा घर ले लिया. समझ रहे हैं आपको? अगर पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया रहता तो 15 साल का लॉक इन था, मैं पैसे को हाथ ही नहीं लगा सकता. मैंने 5000 पर मंथ चालू किया रहता ना तभी तो पर एनम 60,000 हुआ. 15 साल का 9 लाख रुपया हुआ बॉस. प्रिंसिपल 9 लाख और 15 साल मतलब 3 गुना मिलेगा. 3 गुना 27 लाख रुपया आज मुझे मिलता. एक मिस्टेक किया है मैंने. एंड 27 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट दिस स्टेज, है कि नहीं? सो ये मिस्टेक नहीं करना. मिनिमम 500,000 का तो चालू कर ही देना, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वो बढ़ाते जाने का. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. या चलो, सो इन्वेस्टमेंट ये बहुत बड़ा लेसन है. आज के लेक्चर में सब बात कर पाएगा मैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. वी विल लीव अराउंड 2:30, करेक्ट? बट थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस हैं. अकाउंट्स का मुझे बैकग्राउंड क्रिएट करना है सब्जेक्ट के लिए पूरा. आई विल डिस्कस एंटायर सब्जेक्ट विथ यू इन टूडेज लेक्चर. सो बैकग्राउंड विल बी क्रिएटेड एंड यू विल बी रेडी टू कॉन्कर पेपर नंबर 1. क्लियर? एक ये याद रहेगा, वेन एवर इनकम विल गेट स्टार्टेड, पहला काम क्या करेगा? एक पीपीएफ. बहुत जन डिस्करेज करेंगे पीपीएफ के लिए, बट कंपल्सरी करेगा. 15 साल के बाद यू विल रिमेंबर मी कि हाँ यार सर ने बोला था एक अमाउंट मिला, देखो मेरे को. फिक्स्ड वाला करने का. अभी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते थे. कौन से बॉन्ड्स आते थे मालूम है? एसजीबी बंद हो गए. गोल्ड बहुत बढ़ गया. मुझे अफसोस है कि मैंने कम इन्वेस्टमेंट किया. एसजीबी क्या था मालूम है? इंटरेस्टिंग, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. गवर्नमेंट बोला, मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि आप गोल्ड मत खरीदो, आप हमें पैसा दो, हम गोल्ड खरीदेंगे. उसके लिए बॉन्ड इश्यू किया गवर्नमेंट ने और हमने गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट ने बॉन्ड परचेज किया. हर साल गवर्नमेंट उस पर 2.5% इंटरेस्ट दे रहा है. कितना इंटरेस्ट? 2.5%. और स्कीम क्या है मालूम है? जब भी वो बॉन्ड ओपन हुआ, हर साल में 3 बार ओपन होता था. क्वार्टरली आता था, 4 महीने में एक बार आया, 3-4 महीने में. पर ग्राम 5,000 रुपीज रेट. पर ग्राम सोने का भाव पर ग्राम 5,000 रुपीज रेट में गवर्नमेंट बोलेगा हम आपको गोल्ड देंगे. तो लाइक मुझे 10 ग्राम लेना है तो मैं गवर्नमेंट को 50,000 रुपया देगा तो मुझे गवर्नमेंट 10 ग्राम अलॉट कर देगा. समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? उसमें लॉक इन पीरियड था 8 साल.
मैक्सिमम 8 years यू हैव टू कीप, मैक्सिमम, मिनिमम 5 years। अभी मेरे को गोल्ड लेना था, मैंने क्या किया, बॉन्ड में डाल दिया, पर अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने कम डाला, क्योंकि जब ये बॉन्ड आए थे ना 50,000 रुपीज गोल्ड था, 50 to 60,000 के बीच का ये 10,000 का जो रेंज है ना, उसमें 4 बार वो लोग ने बॉन्ड इश्यू किए। आज गोल्ड है 85, 88, 87,000। मैंने सिर्फ, बोलना नहीं चाहिए, ऑनलाइन है, 50 ग्राम ही लिया। जब भी बॉन्ड आएगा मैं 50,000 डाल देता था, 50-60,000 के बीच में डाल देता था। अभी अफसोस हो रहा है कि वो भाव में मैं ज़्यादा ले लिया रहता तो आज मेरा 85-88 का भाव गवर्नमेंट के पास पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है। 50,000 रुपये के भाव में गवर्नमेंट ने मुझे 10 ग्राम गोल्ड दिया। स्कीम क्या है मालूम है, हर साल 2.5% मिलेगा, प्लस 8 साल के बाद गोल्ड का जो भाव रहेगा ना मार्केट में, वो भाव देगा गवर्नमेंट। अभी मैं फिजिकल गोल्ड लेने जाएगा तो मेरे तिजोरी में रखने का, उसका डर चोरी हो जाएगा तो, किधर मिसप्लेस हो गया तो, पॉसिबल ना यार। ये तो गवर्नमेंट के पास पड़ा है, 8 साल के बाद मेरे को मार्केट वैल्यू पे पैसा मिलने वाला है, मैं जाके गोल्ड परचेस कर लेगा, समझ रहा है। और प्लस 2.5% देगा हर साल, वो फिजिकल गोल्ड लेके रखेगा तो 2.5% नहीं मिलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। थोड़ा समझा के पूरा समझा, हाँ। सो ये सब इन्वेस्टमेंट, ये सब देखो, इनकम चालू होता है तो इनकम्स को संभालना पड़ता है, पहले इन्वेस्टमेंट करने का फिर एक्सपेंडिचर करने का, उल्टा नहीं करना। खर्चा कर दिया फिर बचेगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। बी अ फाइनेंस डॉक्टर, आप फाइनेंस के फील्ड में, वी आर वेल्थ डॉक्टर, नॉट हेल्थ डॉक्टर। हेल्थ डॉक्टर होते हैं ना, दे ऑलवेज रिक्वायर वेल्थ डॉक्टर। हेलो, वेल्थ डॉक्टर may or may not require health doctor. Have an apple a day, keep away doctors. समझ रहा है? डॉक्टर की वाइफ कभी नहीं खाती एप्पल, नहीं समझा, जाने दो, समझा, हाँ। सो इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे, अर्निंग विल स्टार्ट। आर्टिकलशिप नॉर्मली होता किसमें मालूम है आपको, या ऑडिट या टैक्सेशन, ये दो प्राइमरी है। उसके बाद में फाइनेंस में भी होता है, फिर बहुत सारे आजकल नए आए हैं एरियाज, उसमें भी होता है, बट ये दो प्राइमरी है, एक ऑडिट एंड दूसरा टैक्सेशन। टैक्स में गए, बिग 4 में गए तो एक स्पेशलाइजेशन होता है, लाइक हर चीज में स्पेशलाइजेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन। फिर एक डिपार्टमेंट रहेगा ट्रांसफर प्राइसिंग, वो सिर्फ उस पर बात करेंगे। यू विल गेट गुड एक्सपोजर इन द मार्केट, समझ रहा है? हेलो। सो अपने को करना क्या है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, 6 पेपर्स, 600 मार्क्स एग्जाम, वी हैव टू क्रैक इट इन फर्स्ट attempt. Am I correct? समझ रहा है? ओके, इतना क्लियर? आगे बढ़ू। यू नो, बहुत जन को डाउट ये रहेगा कि सर ग्रुप 1 देने का कि ग्रुप 2? अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, स्पेसिफिकली इंटर वालों के, फाउंडेशन वाले तो मिलके जाते हैं, इंटर वाले पास हो जाते हैं ना, बहुत आउट स्टेशन रहते हैं, दूसरे ब्रांच पे रहेंगे, तो मैसेजेस आते हैं
एक जन का मैसेज क्या है मालूम है सर? थैंक यू सो मच सर, आई क्लियर बिकॉज ऑफ यू। मैं शॉक हो गया। उसने मेरे को क्या भेजा? मार्कशीट भेजा। और मार्कशीट में क्या सीन था मालूम है? अकाउंट्स सबसे हाईएस्ट, ग्रुप वन टोटल was more than I think so 180 or 190 and group 2 total 134। सेट ऑफ में पास हो गया भाई। ही वॉज वेरी हैप्पी कि सर ये अकाउंट्स ने ना मेरे को दोनों ग्रुप निकाल के दिया। ग्रुप 1 का तो उसके कारण मैं पास ही हो गया, ग्रुप 2 भी मैं अकाउंट्स के कारण पास हो गया। फेसबुक पे मैसेंजर में मेरे को मैसेज किया उसने, बोलो, रिजल्ट भी भेजा। बहुत सारा स्टोरीज है ये सब मेरे पास। इट इज अ मेंटल एग्जामिनेशन, इट इज अ साइकोलॉजिकल एग्जाम। इफ यू आर मेंटली पॉजिटिव यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? पक्का मेंटली पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। क्यों मालूम है? पेपर डिफिकल्ट नहीं रहेगा, पेपर लेंदी रहेगा। लेंदी मतलब बाउंसर नहीं, यॉर्कर। एंड डिफिकल्ट रहेगा वो बाउंसर रहेगा। यहां पे जितना मैंने ऑब्जर्व किया, दोनों ग्रुप में एक एक पेपर में वो लोग खेलेंगे आपके साथ। So student will always be dicey whether they will clear or they will not clear। अभी भी फाउंडेशन में भी हुआ रहेगा ऐसा, सर एक पेपर अच्छा नहीं गया। ये इंस्टीट्यूट का स्टाइल है, स्टूडेंट को ऑलवेज है ना ऐसा डाइसी रखने का। अगर स्टूडेंट बोलता है मेरे को है ना 400 में से 350 आने ही वाला है, मैंने पूरा करेक्ट लिखा है, तो इंस्टीट्यूट को डर लगता है इस वाला अभी नहीं दिया ना तो ये पेपर मंगवाएगा। समझ रहे? आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिसका पेपर डिफिकल्ट जाता है पर मार्क्स उसमें ही ज्यादा आता है। वी हैव वन स्टूडेंट, बोलना नहीं नाम किसी का, सितंबर 25, जिसको लॉ में, फाउंडेशन के लॉ में 33.5 मार्क आया था, बट इंस्टीट्यूट ने उसको पूरा 40 करके दिया एंड ही क्लियर्ड इन दैट अटेम्प्ट। ही वॉज अफ्रेड ऑफ कि सर मैं लॉ में बहुत डर लगता है सर, मैंने लिखा ही नहीं अच्छा। पर इधर का गेम एक ही गेम है, पिच छोड़ के जाने का नहीं। तुम ग्राउंड पे रहेगा, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, कुछ ना कुछ करके तुम जीत सकता है, पर तुम ग्राउंड पे ही नहीं रहेगा, तुम आउट होके चले जाएगा तो यू कैन नॉट विन द बैटल। नो, एग्जाम में लिखना है, मेंटली बहुत पॉजिटिव रहना है। एक ही बात बोलने का, मुझे सब आता है। It will create positive vibes in your body। मेरा खुद का मैं बात करेगा ना ये स्टेज पे, एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल है, रियल एग्जाम्पल। यू कैन हैव फैक्ट चेक बेस्ड ऑन दिस। CA इंटर, हम लोग के टाइम पे बोला जाता था CAPE2, करेक्ट? PE2 प्रोफेशनल एजुकेशन 2। उसमें क्या हुआ मालूम है? 6 पेपर थे हमारे। ये 6 पेपर में से फर्स्ट पेपर हमारा था अकाउंट्स, जिसमें 26 चैप्टर थे एंड 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। पेपर 100 मार्क, नो MCQ। पेपर 2 was law, नहीं सॉरी, पेपर 2 was audit and paper 3 was law। ग्रुप 1 एक प्रैक्टिकल, 2 थियरी। आई डिड नॉट लाइक थियरी। अब बोलेगा हमारा भी वही है, मतलब तुम CA बनेगा। समझ रहा है?
सेकेंड ग्रुप कॉस्टिंग FM कंबाइंड 50-50. पेपर 4. पेपर 5 DT IDT 75-25. 75 मार्क्स DT, 25 मार्क्स IDT. क्योंकि हमारे टाइम पे 2-3 साल पहले ही IDT इंट्रोड्यूस हुआ था, सर्विस टैक्स एंड वैट. समझ रहे हैं? एंड लास्ट पेपर वॉज डेंजरस पेपर फॉर मी, IT. हमारे टाइम पे IT का आई भी पब्लिक को नहीं आता था. मतलब मैक्सिमम थियरी था. आई प्रिपेयर्ड. अकाउंट्स में आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड. और उसमें भी क्या हुआ सुन लो. अकाउंट्स में एक चैप्टर था सिंगल एंट्री, वेरी पॉपुलर चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वो इंटर में था हमको. एंड वो सिंगल एंट्री लेक्चर्स आई कुड नॉट अटेंड बिकॉज आई वॉज नॉट वेल. हमारे टाइम पे ये बैकअप कुछ नहीं था. लेक्चर गया तो गया, बराबर है. बट मुझे ये पता था कि सिंगल एंट्री एग्जाम में दिखेगा. सो आई कुड नॉट अटेंड सिंगल एंट्री. फिर एक दोस्त का नोट्स लिया. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बाय माई सेल्फ. आई इन्वेस्टेड टाइम. एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन डिटेल में पढ़ते गया, उसका इंटरप्रिटेशन किया और पूरा चैप्टर मैंने सॉल्व किया. इनफैक्ट 25 एक सम थे, मैंने कितना किया, 10 से 15 सम किया. मैं बोला बस हो गया, इसमें से ही आएगा. दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. समझ रहा है? आई प्रिपेयर्ड सिंगल एंट्री. और बिलीव मी, आज बहुत अच्छा प्रिपरेशन है सिंगल एंट्री, जोरदार, बहुत मजा आता है. व्हाट आई कंक्लूडेड, यू नो, सिंगल एंट्री में करना क्या है? फाइनल अकाउंट बनाने का है. इट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. दैट्स इट. I prepared it. I solved entire chapter. एग्जाम में आया, पूरा सिंगल एंट्री टैली करके फेंक दिया. फिर इंटरनल रिको आया, वो भी लिखा. इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. आई स्टिल रिमेंबर आई रोट अराउंड 86 मार्क्स पेपर, 85-86 मार्क्स सी इंटर. मस्त था पेपर, कंप्लीट नहीं कर पाया. 85-86 का लिखा. आई काउंटेड, मुझे समझ गया 80 तो देगा ही, जाएगा किधर, सब टैली की है. उसमें क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा था, तो वो थोड़ा थियरी रहता है. तो आई वॉज लाइक 5-6 मार्क जाएगा 20 में से, बाकी देगा वो मेरे को पूरा. और हमारे टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई पढ़ाते नहीं थे, बोल देते थे स्टैंडर्ड्स यू हैव टू स्टडी. समझ रहा है? सेकेंड पेपर था लॉ, नहीं सॉरी ऑडिट. ऑडिट आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैंने प्रिपेयर किया था. सेक्शन नंबर सब अच्छी तरह, AAS था हमारे टाइम पे. ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, वैसे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड. आई प्रिपेयर्ड इट. अच्छा खासा टाइम डाला था, प्रिपेयर किया था. पेपर आया, आई रोट 96 मार्क्स पेपर, 96 marks. Third paper, law. I was under prepared in law. And for your kind information, हम लोग के एग्जाम्स के बीच में हॉलीडे नहीं होते थे. रोज पेपर, 6 दिन 6 एग्जाम खत्म. 6 महीना पढ़ो, 6 दिन में खत्म करो. सिलेबस रिवाइज ही नहीं कर सकते थे. कैसे करने का रिवाइज? खुद के नोट्स बना के रखने पड़ते थे कि फटाफट गो थ्रू करूंगा आके. समझ रहा है? फॉर्चुनेटली लॉ के लिए एक छुट्टी आया था, एंड आई वॉज अंडर प्रिपेयर्ड इन लॉ. अभी छुट्टी आया, टाइमिंग्स था 11 to 2 एग्जाम टाइमिंग्स. 15 मिनट रीडिंग टाइम भी नहीं देते थे. 2 बजे ऑडिट खत्म किया, घर पे आया 3 बजे, खाना खाया, 1 घंटा सो गया. 4-5 बजे से मैंने स्टार्ट किया लॉ पढ़ना. पहले जो पढ़ लिया था उतना पहले उड़ा रहा. 12 बजे तक पढ़ा. वापस सुबह 7 बजे उठा. नेक्स्ट डे 7 से लेकर रात को 12 बजे तक पढ़ा विथ स्मॉल ब्रेक्स. फिर नेक्स्ट डे वापस सुबह 6 बजे उठा, 6 से लेकर 9-10 बजे तक पढ़ा, 9 बजे तक पढ़ा.
घाटकोपर सेंटर आया था झुंझुन वाला, और लॉ का पेपर आया। आई वॉज अंडर प्रिपेयर्ड, वेंट फॉर द एग्जाम। मुझे पता था मैं अकाउंट्स में पास है, 80 आएगा। ऑडिट में मेरे को 60 लग रहा था कि 60 प्लस तो निकालूंगा, मतलब मैं पास तो है, ग्रुप निकल चुका है मेरा, मेरे को सिर्फ लॉ में 40 लाना है। पेपर आया, क्वेश्चन फाइंड किए कि मेरे को कौन से आते हैं, तो देखा तो 20 क्वेश्चन दिए थे 5-5 मार्क के, रादर 24 दिए थे, 20 लिखने थे 5-5 के। मैंने ढूंढा तो मुझे तो 10 ही आते थे, जो मैं पढ़ के गया था ना उसमें से 10 क्वेश्चन ही आते थे, मतलब मेरे को तो 50 मार्क का ही पेपर आता था। अभी क्या करने का, समझ रहा है? मेंटली बहुत पॉजिटिव रहने का, जितना आता है उतना लिखेगा, हर हर महादेव करके पेपर लिखना स्टार्ट किया। 50 मार्क का पेपर एकदम इज्जत से लिखा, सेक्शन नंबर सब मेरे को आता था, मस्त लिखा। 2 घंटा कंप्लीट हो गया। मैच, पूरे ग्रुप का मैच लास्ट ओवर तक गया है। लास्ट 1 घंटे में डिसाइड होगा वो विल बी द विनर, मैं या ICAI। ये ऑस्ट्रेलिया है, फेंकने का उठा के, छोड़ने का नहीं वो लोग को। फाइनल आता है ना, लोग चढ़ जाते हैं, सेमी में उड़ाओ, समझ रहा है? लास्ट 1 आवर एंड इट विल डिसाइड द रिजल्ट ऑफ माई एंटायर ग्रुप 1। मैंने बोला यार लास्ट 1 घंटे में और भी मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 50 में से मेरे को ये 25-30 देगा, ज्यादा नहीं देगा। मैंने और क्वेश्चन ढूंढे, अभी मेरे को नहीं आता था पर मैंने क्वेश्चन ढूंढे। कौन से ढूंढे? 1 लाइनर क्वेश्चन का तो आंसर नहीं लिख सकता है ना। स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, मुझे नहीं आता तो मैं नहीं लिख पाएगा। 1 लाइन का 50 लाइन नहीं बना सकता है। मैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन ढूंढे, 1-1 पेज के क्वेश्चन थे ना वो ढूंढे, हाफ पेज के क्वेश्चन थे वो ढूंढे। उसमें बहुत सिंपल रहता है, सिर्फ कंक्लूजन अपना रहता है, आइदर दिस वे और दैट वे। स्टोरी तो वही लिखना है जो उसने दिया है, एज पर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ सो एंड सो एक्ट। एक्ट मेरे को आता था, सेक्शन नहीं आता था। फिर पूरा स्टोरी लिखा, उसने 1 पेज भर के दिया, मैंने 2 पेज लिखे। ऐसा मैंने 5 क्वेश्चन और लिखा, 5 75 मार्क्स का पेपर लिखा और 3 घंटा कंप्लीट हुआ। आई वाज लाइक और 15-20 मिनट देता ना, 1-2 और लिखी। समझ रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और मैं सब बैच में बोलता हूं राइट टाइम पे, बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल गेम। बिलीव मी, वो एग्जाम में मैं प्रेशर में ही नहीं था, नथिंग टू लूज। मोहम्मद शामी को पहचानते हो? वो बैटिंग करने आएगा, बॉलिंग नहीं, बैटिंग करने आएगा तो उसको प्रेशर रहेगा? नहीं। कुलदीप यादव बैटिंग करने आएगा तो वो प्रेशर में रहेगा? नहीं। बस लॉ में अपना वही सीन था। 75 मार्क्स का पेपर लिखा मैंने, घर पे आया, रिलीफ हुआ। अभी ग्रुप टू मेरा प्रिपेयर हुआ था, 2 पेपर प्रिपेयर था, कॉस्टिंग FM एंड DT IDT। IT में वापस वही सीन था, IT मुझे समझे नहीं, वो लोग को भी नहीं समझे मैं क्या लिख रहा हूं, मेरे को नहीं समझे वो क्या लिख रहे हैं। IT में आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट 42 मार्क्स, 2 मार्क्स ज्यादा दिया था। सिलेबस बहुत कम था, बट वो लैंग्वेज ही नहीं समझे। एप्लीकेशन बोलेगा, आप एप्लीकेशन तभी कैसे समझेगा अपने को, क्या बोल रहा है वो? एप्लीकेशन फॉर्म लगता था मुझे तो। ये अभी तुमको पता है ना ऐप क्या होता है, और IT कोई पढ़ाएगा नहीं। दैट वाज द सिनेरियो। वो IT क्यों रखा था? क्योंकि सब फिर धीरे धीरे इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, सब वो लोग टेक्नोलॉजी पे ला रहे थे। तो एज अ चार्टर्ड यू शुड नो टेक्नोलॉजी, इसके लिए रखा था। फिर रिजल्ट आया, ग्रुप 1। मेरे बॉस का फोन आया, आर्टिकलशिप वाले का, रोल नंबर दे। अभी उनको तो ना नहीं बोल सकते, नहीं तो स्टाइपेंड बंद हो जाएगा। तो उनको रोल नंबर दिया, मैं इनकम टैक्स ऑफिस में था, रोल नंबर दिया, उन्होंने डाला, बोलते पास। अभी पास फेल लिख के आता था,
बोला पास। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, पेपर 3 में कितना आया? आई वॉज वरीड अबाउट पेपर 3 ओनली। लॉ, आई सेड पेपर 3 कितना? बोलते 61। मैं 3 बार पूछा, पेपर 2 नहीं, पेपर 3 में कितना? बोलता है 61। अरे पेपर 1 नहीं, पेपर 3 में कितना? 61। फिर मैंने पूछा पेपर 1 में कितना? बोलता है 80। पेपर 2 में कितना? ऑडिट में कितना? 48। क्या सीखने मिला? योर एक्सपेक्टेशन वॉज 96 मार्क्स का पेपर लिखता है, ईमानदारी से पढ़ के गया, ईमानदारी से लिखा, 48 दिया। प्रेशर में लिखा था ना पेपर, और लॉ विदाउट प्रेशर। 75 का लॉ लिखता है, 61 देता है। मुझे एक बार यह भी ख्याल आया कि मुझे एलएलबी करना चाहिए। इतने अच्छे ओपिनियन लगे वो लोग को मेरे, बचपन से दिया है ना ओपिनियन तो। So I got 61. I was very happy to conquer that exam. Group 2, तो costing FM I was expecting 60 plus, DT IDT I was expecting 60 plus. वो दोनों में मेरे को एक में 61 और एक में 59 समथिंग कुछ था। IT 42। समझ रहे? IT के साथ मेरा पहले से पंगा था। बट ग्रुप 1 में पेपर 1, सी मेरा प्रैक्टिकल, आई कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रैक्टिकल मोर। तो प्रैक्टिकल में आई सिक्योर गुड मार्क्स, बीट कॉस्टिंग FM, DT IDT। एग्जामिशन आया मतलब अच्छा ही है। सीखने क्या मिला इसके से? इधर लास्ट बॉल तक गेम में रहने का, पेपर छोड़ने का नहीं। आपका एग्जाम जनवरी में, करेक्ट? दिसंबर मंथ में क्या फीलिंग आने वाला है पता है आपको? कि अभी एक ही ग्रुप दूं तो क्या? ये फीलिंग रॉन्ग फीलिंग है। ऑलवेज यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। एक ग्रुप किसको देने का है मालूम है? जो वर्किंग है और पढ़ाई कर रहा है, जो डायरेक्ट एंट्री का बच्चा है, जिसको काम पे भी जाना पड़ता है दिन में, और वो 3 घंटा पढ़ सकता है सिर्फ, वो बच्चा जाएगा सिंगल ग्रुप के लिए। यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। ये समझ रहा है? और ऐसा एक आध पेपर रहेगा जिसमें प्रिपरेशन अंडर प्रिपरेशन रहेगा, तो डरना नहीं है, लड़ना है। यहां पे भी टेस्ट रखेंगे हम लोग, वो टेस्ट के लिए भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज 4 चैप्टर का टेस्ट रखा है। ऐसा होएगा कि 3 ही चैप्टर हुआ है सर, एक बाकी है। डरना नहीं है, आके लिखना है, जितना याद है उतना लिखो। इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड विच यू विल कैरी हियर। बोलो, इधर तक समझा? पक्का? सो मेंटल गेम है ये। कौन सा गेम है? मेंटल गेम है। अभी सिलेबस क्लियर? 1 मिनट, ये 6 पेपर समझा? 600 मार्क्स एवरीबॉडी? ओके, लेट अस टॉक अबाउट एडवांस्ड अकाउंटिंग पेपर 1। एक बार फटाफट बात कर लेते हैं। चलो, एडवांस्ड अकाउंटिंग में व्हाट वी विल लर्न, हाउ टू डू अकाउंटिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। बिलीव मी, इट इज एडवांस लेवल अकाउंटिंग। मेजर फोकस विल बी ऑन कंपनी अकाउंट्स। नाउ यू कैन नॉट से सर इश्यू ऑफ शेयर ऑप्शन में छोड़ के आया है, अभी नहीं चलेगा। कंपनी अकाउंट शुड बी योर फेवरेट अकाउंट्स। मेजॉरिटी चैप्टर में, एक चैप्टर पे बात करूंगा अभी। मेजॉरिटी चैप्टर्स आर कनेक्टेड विथ कंपनी अकाउंट्स। Majority accounting standards are connected with company accounts. So advanced accounting is, believe me, it is really advanced. Your syllabus is a new syllabus which was applicable from May 2024. Hello? May 24 से syllabus apply हुआ है आपका। उसके पहले there were 2 papers, 20 odd chapters in all accounting standards. उसमें से 12 चैप्टर तो निकाल दिए, अभी 8 ही बचे। प्रैक्टिकल टॉपिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, करेक्ट?
So advanced accounting, pure company accounts. Majority chapters are related to company accounts. Second is law. We will have company law here. It is very interesting. So company law, business law, allied laws. There will be number of laws and act we are going to learn in this. Pure theory. We have very good faculty to teach this particular law. दो फैकल्टी का नाम सुना रहेगा. वन इज राकेश मिश्रा, अदर वन इज विश्वनाथ सर. These two faculties are with us and they are going to take your law. Correct? DT, IDT. Interesting. Direct tax is pure income tax. इनकम पे जो हम टैक्स पे करते हैं दैट इज प्योर इनकम टैक्स. एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज योर GST. बोथ आर एक्चुअली लॉज. डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनडायरेक्ट टैक्स का जो लॉ है दैट इज रिलेटेड टू GST. वेरी इंटरेस्टिंग. बिलीव मी, इफ यू विल गेट ग्रिप ऑन दिस पेपर, it will help you a lot to crack CA final. CA final में ये तीनों पेपर दिखेंगे आपको. DT अलग दिखेगा, IDT अलग दिखेगा. लॉ है ना, वो सेल्फ पेस्ड है CA फाइनल में. मतलब उसका अभी ऑफिशियल एग्जाम नहीं होने वाला है, खुद पढ़ने का और उसका ऑनलाइन एग्जाम देने का. सेल्फ पेस्ड, खुद के हिसाब से पढ़ो और एग्जाम दे के आओ. दैट इज सेल्फ पेस्ड एग्जाम्स. एडवांस्ड अकाउंटिंग CA फाइनल में जो आएगा दैट इज नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FR. सो ये तीन पेपर में से एडवांस्ड अकाउंटिंग विल बी देयर एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन CA फाइनल. DT सेपरेट लॉ, डायरेक्ट टैक्स सेपरेट पेपर 100 मार्क्स, IDT सेपरेट पेपर 100 मार्क्स. फिर वहां पे कॉस्टिंग इज सेल्फ पेस्ड. देन ऑडिट, ऑडिटिंग विल बी 100 मार्क्स पेपर. समझा नहीं समझा? पक्का? FM 100 मार्क्स पेपर. SFM बोलेंगे उधर, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वेरी इंटरेस्टिंग. SM इज नॉट देयर एट फाइनल लेवल. इतना है. सो देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स विच आर कनेक्टेड विद CA फाइनल. यहां तक क्लियर? बोलिए ना. अभी लेट अस टॉक अबाउट करना क्या है. बाय द वे ये DT, IDT कॉस्टिंग में क्या करते हैं? व्हाट टू डू इन कॉस्टिंग? प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड करना है. हेलो, चलो आपको ब्रेक देंगे. आप कुछ मार्केट में परचेस करने गए, लाइक चिप्स परचेस किया, लेस, तो 10 रुपीज का पैकेट है. अभी 10 रुपीज क्या है? सेलिंग प्राइस. थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. आपके लिए कॉस्ट है, कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस है. हाउ टू डिसाइड सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो कॉस्ट कैसे फाइंड करने का? सर वो तो क्वेश्चन में दिया रहता है. नॉनसेंस. प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट हमें फाइंड करना पड़ता है और कॉस्ट फाइंड करने के लिए पूरा सब्जेक्ट है. वो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्टिंग. अनूप सर को हमने रोक के रखा था. सर बोले मैं कॉस्ट शीट चालू करता हूं. मैं बोला रोको, रिजल्ट आने दो, क्योंकि नया बच्चा आएगा उसको कॉस्ट शीट समझना चाहिए. सो कॉस्टिंग विल हेल्प अस टू गेट व्हाट? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. फिर प्रॉफिट ऐड करते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट, एंड वी विल गेट सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट कैसे फाइंड करने का? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सब ऐड करते हैं, तभी जाके अपने को कॉस्ट मिलेगा. क्लियर? वो सब पे एक एक चैप्टर है. मटेरियल चैप्टर है, लेबर चैप्टर है, ओवरहेड्स चैप्टर है, कॉस्ट शीट पूरा एक शीट बनाएंगे, चैप्टर है. क्लियर? ऑडिट में क्या करते हैं? ऑडिटिंग विल टीच यू हाउ टू डू चेकिंग, हाउ टू डू ऑडिटिंग ऑफ financial statement of books of accounts which is prepared in paper number 1. Correct? And last FM. FM क्या बात करता है?
पैसे का मैनेजमेंट कैसे करने का, हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड इन पेपर 1। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कैसे, वो पेपर 1 में सीखेगा, उसका एनालिसिस कैसे करने का पेपर 6 में सीखेगा। गया कि गया? सो दिस इज अवर पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड समझा क्या सीए इंटर? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, यू हैव टू प्रिपेयर कंटिन्यूअसली, प्रिपेयर अलॉन्ग विद अस, हमारे साथ में प्रिपेयर करना, यू विल बी बेनिफिटेड, टेक माई वर्ड्स। साथ में प्रिपेयर किया ना, एक एग्जाम्पल देता हूं। व्हेन आई वाज इन सीए इंटर ना, तभी मेरा एक दोस्त था, हम लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, सामने ही लाइब्रेरी था जैन रोड पे। कहां पे? जैन रोड पे, वो बीपीएस प्लाजा है ना, उसके सामने एक लाइब्रेरी था, उधर पढ़ने जाते थे। उधर अपना एक दोस्त था, वो सीए फाइनल में था, निखिल तिवारी नाम था उसका। उसको सीए इंटर में है ना अटेम्प्ट लगा, एवरेज स्टूडेंट था, लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ था। सीए इंटर दोनों ग्रुप दिया, फर्स्ट ग्रुप क्लियर, सेकेंड ग्रुप डिड नॉट क्लियर। क्यों? ये आईटी के कारण। अभी आईटी नहीं है, मेरे को आईटी था, आईटी के कारण सेकेंड ग्रुप अटक गया, बहुत भड़क गया मालूम है। नवंबर में सेकेंड ग्रुप दिया, ही क्लियर सेकेंड ग्रुप। सीए फाइनल में क्या किया मालूम है बंदे ने? सीए फाइनल का हमारे टाइम पे कैसा रहता था, सुबह 7 से 10 लेक्चर, 11 बजे से आर्टिकल शीट, 11 to 7, 11 to 8, 11 to 9, फिर घर पे आओ, फिर सो जाओ, दूसरे दिन वापस लेक्चर। वो बंदा क्या करता था मालूम है? इंस्टीट्यूट ने फेल किया ना उसको, उसने उसको चैलेंज किया, सीए फाइनल का प्रिपरेशन डेली करता था। कितने भी बजे आएगा रात को आर्टिकल शिफ्ट से, रोज 1 से 1.5 घंटा रात को रिवाइज करेगा जो सुबह पढ़ा है। एवरी डे कंटिन्यूअसली यूज्ड टू स्टडी। सीए फाइनल 43rd रैंक, 43rd एवरेज स्टूडेंट था, 43rd रैंक। सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सब मुमकिन है इधर, क्योंकि मोदी है। सीए में सब पॉसिबल है। सर आज तक कभी रैंक नहीं आया, आज तक दिया क्या सीए इंटर? पहली बार दे रहा है ना, इधर आएगा। सर वो स्कूल में रेसिंग में भी नहीं आता था रैंक, इधर रेसिंग नहीं है, खुद के साथ रेसिंग है, दूसरे किसके साथ नहीं है। यू हैव टू बिट योर यार्डस्टिक, बस याद रखना। मेंटली पॉजिटिव रहने का टेस्ट है, सिंसियर हो जाओ, क्राउड कम है ना, इसका बेनिफिट लो। क्राउड कम क्योंकि ब्रांड नया है, फैकल्टी पुराना है, 17 साल से पढ़ा रहे हम लोग। आई कंप्लीटेड 17, ये 2025 में 18 ईयर्स, 2007 में स्टार्ट किया था। आई स्टिल रिमेंबर मेरा फर्स्ट लेक्चर में 100 से 120 बच्चा बैठा था, टीवाई बीकॉम का। मेरा फर्स्ट लेक्चर टीवाई बीकॉम में था। मैं कितना, मेरा एज क्या मालूम है? 21, और वो बच्चे का एज 20। ऐसा पकड़ के रखता था, हिलेगा तो बाहर फेंक देगा, हिलने का नहीं लेक्चर में, क्योंकि एज छोटा है तो साला रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो रिस्पेक्ट कैसा कमांड करके रखना पड़ता था। पहला लेक्चर थाना में था, स्टिल रिमेंबर, इन एमटी एडयू के। सेकेंड लेक्चर मुलुंड में 3 बैच टीवाई बीकॉम, तभी टीवाई बहुत चलता था। 3 बैच, रावण के जैसी प्रजा थी। मुलुंड मतलब कैसा रहता है मालूम है? 3 बैच में एक बैच तो ऐसा भयंकर बड़ा बैच, 200 का क्राउड। आई स्टिल रिमेंबर, बैच पकड़ के रखने का। उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था मालूम है?
हम लोग हर सैटरडे नाइट क्रिकेट खेलते थे हमारे बिल्डिंग में, मैचेस होते थे, टूर्नामेंट्स होते थे। भी वो 150-200 का क्राउड, मुलुंड का मतलब 500 क्राउड तो अपने ही पास था ना, 100, 125, 150 ऐसा था ना अपने पास, मतलब 500 मुलुंड के 500 लोग, उसमें से बहुत जन तो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे उधर। रात को क्रिकेट खेलेगा, दिन में लेक्चर बैठेगा, कौन सा मेरे को रिस्पेक्ट देगा? सेम एज का लगेगा उसको। बैच कमांड करते थे, पकड़ के रखते थे, हिलेगा तो बाहर जाएगा। समझ रहा है? दैट इज द वे वी स्टार्टेड। तो वी आर हाईली एक्सपीरियंस्ड। आई तो टीच एट पैन इंडिया लेवल, मैंने बोला भी रहेगा आपको। लास्ट बैच, लास्ट नहीं, आई कैन से सितंबर 24, जैन 25 नहीं, सितंबर 24 इंस्टीट्यूट में लेक्चर लिया है मैंने, बीकेसी में 2 दिन का क्रैश कोर्स करवाया था। आई टीच एंटायर एडवांस्ड अकाउंटिंग, बीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रैक्टिकल चैप्टर्स। इंस्टीट्यूट ने बुलाया, बोला आ जाओ सर, फैकल्टी नहीं है। फिर मैं जहां पे था उनको बोला 2 दिन नहीं लेक्चर लेगा आपके इधर, उधर मेरे को जाना है इंस्टीट्यूट। 2 दिन लिया उधर। 2 दिन में उनको फटाफट सब ब्रशअप करवाया, क्योंकि वो लोग फेल हो गए थे। क्रैश कोर्स बैच है, रिपीटर्स बैच है। अभी वो फेल हो गए हैं तो उसको सब आते रहता है, उसको मैंने ब्रशअप करवाया। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर, सब बड़े बड़े चैप्टर्स करवाए, बड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाए। दे गॉट हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। सेकेंड डे वेरी हैप्पी। इन शॉर्ट, फर्स्ट डे मैंने पढ़ाया तो सेकेंड डे क्राउड पूरा आता है, उसका मतलब दे आर हैप्पी, है कि नहीं? कितना उधर 15 घंटे में करवाया, 15 भी नहीं, 13-14 आवर्स पूरा रैपिड क्रैश कोर्स। उसके बाद चेन्नई लिया। चेन्नई में मेरे पास 40-45 आवर्स था। एवरीबडी एंजॉयड। वहां पे तो लैंग्वेज बैरियर है, देन ऑल्सो दे अंडरस्टूड माई लैंग्वेज। वी कैन नॉट स्पीक हिंदी देयर, बट वो लोग का भी कैसा है, अपना टोन अलग है, वो लोग का टोन अलग है, बट दे अप्रिशिएटेड। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा है? तो वी आर एक्सपीरियंस्ड। ट्राई टू गेट अवर एक्सपीरियंस इन योर स्टडीज एंड बी बेनिफिटेड। तुमको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा है? ये छोटा बैच हर बार नहीं मिलेगा। ये लास्ट बैच है जैन 26, मई 26 भरने वाला है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल रेडी है। ये जनवरी का फर्स्ट बैच है। आज तक जनवरी बैच हुआ ही नहीं है, कभी हुआ है? फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। देखो, सीए करने वाला क्राउड उतना ही है, 3 बैच में डिवाइड हो गया। 2 अटेम्प्ट रखते तो क्राउड ज्यादा रहता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा है? वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन, बट 25 के ऊपर नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है। 25-30 बेनिफिट ले लेना ये बैच का। और ये कैसा रहता है, तुम लोग ने इनिशिएटिव लिया ना तो हम लोग आपको बहुत हेल्प करेगा, हमारा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। वी आर नॉट टीचिंग सीएफए, वी आर नॉट टीचिंग एमबीए कॉलेजेस, वी आर नॉट टीचिंग एनीवेयर एल्स, एंड ये सीए हमारे लिए साइड कोर्स है। नो, सीए इज अवर मेन कोर्स। ये स्टार्टर नहीं है, मेन कोर्स है। हम इसके लिए ही तो जी रहे हैं। डे इन डे आउट वी आर टॉकिंग अबाउट सीए। नहीं तो दूसरा क्या करते हैं मालूम है? सीएस वाले को भी बिठा देंगे, सीएमए वाले को भी बिठा देंगे, जो जो कॉमन पोर्शन है साथ में बैठो। अपना ऐसा ही नहीं, वी आर एक्सक्लूसिवली गिविंग फॉर सीए, दैट इज द बेनिफिट। और फैकल्टीज जो भी आएंगे, ऑल आर एक्सपीरियंस फैकल्टीज। आप पेशेंटली थोड़ा हैंडल करने का, और जो भी रहेगा डाउट्स पूछ लो, खत्म करो, प्रिपरेशन साथ में करो, बहुत अच्छा होगा। साथ में पढ़ा तो इधर का इधर खत्म हो जाएगा। एंड इफ यू आर कमिंग फॉर द लेक्चर, पुट 100% अटेंशन। ये विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग सबका इंटरव्यू सुनो, क्या बोलते हैं मालूम है? वी अडॉप्ट 100% थेरापी। 100% थेरापी क्या होता है? बोलता है लाइफ में हम जो भी करते हैं ना, जो भी, हम उसमें 100% एफर्ट्स डालते हैं। क्रिकेट खेलना है ना, पुट 100% एफर्ट्स तो ही जीतेगा। करेक्ट?
विराट कोहली को देखा है ना ग्राउंड पे, किधर किधर तक लोगों को याद कर लेता है। वो इंग्लैंड वाले को तो रोज याद करता है। दे पुट 100% ऑन द ग्राउंड। डू यू अग्री विद दिस? अपने को भी वही करना है। लेक्चर को आया ना, पुट 100% अटेंशन हियर। पढ़ाई करेगा, पुट 100% अटेंशन इन पढ़ाई। मैच देख रहा है ना, तो पढ़ाई का टेंशन छोड़, पूरा 100% मैच में घुस जा। हाफ हार्टेडली जो भी काम किया ना वो कंप्लीट नहीं होएगा। जो भी करेगा ना दिल से कर, पूरा कर। फ्रेंड्स के साथ घूमने गया है, पुट 100% दे। समझ रहा है? पढ़ाई करने बैठा है, पूरा दुनिया छोड़ दे, सिर्फ पढ़ाई कर। ये 100% अप्रोच लाइफ में लेके आना है अपने को, टू कॉन्कर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। समझ रहा है? बोलो यार। अपने को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, एटीट्यूड चेंज करना है, तो ऑटोमेटिकली दिस एग्जाम विल बी इन योर हैंड। वी हैव टू बी पॉजिटिव। इसके लिए पॉजिटिव मतलब क्या? एक्सटर्नल वर्ल्ड शुड नॉट अफेक्ट यू। ये एटीट्यूड डेवलप करो लाइफ में। सीए क्या सिखाता है? सिर्फ एकेडमिक्स नहीं सिखाता है। सीए सिखाता है स्पीड ब्रेकर्स विल कम, सिग्नल्स विल कम, डजंट मीन यू विल नॉट मूव फ्रॉम देयर। तुम्हें तो चलते जाना है, लड़ते जाना है, रुक थोड़ी जाना है। आएंगे स्पीड ब्रेकर्स, इश्यूज रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बट उसको एक्सटर्नल ही समझो, इधर तक कभी नहीं लेने का। ये सीए सिखाता है। इसलिए पास होने के बाद ही शादी होता है ना। क्यों? मेंटली रेडी है बंदा। समझ रहा है? या सो बी रेडी विथ दिस। मेंटल एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट फॉर एनी एग्जाम, एनी प्रिपरेशन, एंड गो फॉर 100% अप्रोच विच विल हेल्प यू अ लॉट। करेगा? या मेंटली पॉजिटिव रहने का जितना हो सकता है पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर का इधर प्रिपेयर करो। तुम आधा घंटा जल्दी आके इधर पढ़ेगा, कोई ना नहीं बोलने वाला। 1 घंटा जल्दी आके बैठ गए, साइड में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क का सम कर रहा है, कोई ना नहीं बोलने वाला है। बैच भरा हुआ रहता है तो जगह पकड़ने के लिए आना पड़ता है, नहीं सब कोई टेंशन नहीं है, पूरा तुम्हारा ही है। तुम बैठो, हम बैठे हैं। समझ रहा है? या सो हम आपको हमारा मान रहे हैं, वैसे आप भी हमको हमारा मान के जो भी रहेगा इधर का इधर सॉर्ट आउट करने का, पर ध्यान देने का। सी एक ही कमिटमेंट चाहिए, तुम 100% पढ़ाई पे फोकस करेगा, सारे डाउट्स इधर के इधर खत्म हो जाएंगे। क्लियर? बोलो यार। अभी कुछ एडवांस्ड अकाउंटिंग पे बात करें हम लोग। बहुत, मैं सारे चैप्टर्स का बात करता हूं, सुनना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कितने मार्क्स बेटा? पेपर कितने मार्क्स का आएगा? हाँ, 120, 115 to 120 के बीच में आता है। 115 से 120 मार्क के बीच का पेपर दिखेगा। करेक्ट? हाउ मच वी हैव टू अटेम्प्ट? 100। क्या लिखा? एमसीक्यूज आएंगे। कितने मार्क्स के लिए? करेक्ट। एंड सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव। समझा यहां तक? एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस। करेक्ट। बेस्ट पार्ट क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग्स। मतलब 30 का 30 सब अटेंड करने का। कितने एमसीक्यू आएंगे? बराबर है। पेपर में क्या आता है मालूम है एमसीक्यू के लिए?
केस स्टडी आता है। कितना केस स्टडी? 3 केस स्टडी आएंगे। टेन मार्क्स ईच। समझाइए? मतलब एक केस स्टडी देंगे, उसमें 5 एमसीक्यू 2-2 मार्क के। दूसरा केस स्टडी 5 एमसीक्यू 2-2 मार्क के। तीसरा केस स्टडी 5 एमसीक्यू 2-2। समझा कि नहीं समझा? पक्का? मैनेजेबल? से यस। सब्जेक्टिव में क्या है? क्वेश्चन 1 क्या लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा। बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 कितने हुए ये? 5 में अटेम्प्ट एनी 4 कितने मार्क्स का? ये समझा एवरीबॉडी? पेपर पैटर्न क्लियर? हाँ, अभी सुन लो। क्वेश्चन 2 3 4 5 6 में क्या आता है? अभी लास्ट पेपर जो जैन का गया ना, उसमें क्या आया मालूम है? क्वेश्चन 2 3 एंड 4 में 14 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछ लिया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, सीधा 14 पूछा। फिर क्वेश्चन 5 में 2 क्वेश्चन पूछे एंड क्वेश्चन 6 में 4-5 पूछे, 4-4 मार्क के, 5-5 मार्क के, और उसमें से 1-2 ऑप्शन थे। मतलब आई कैन से ये 5th एंड 6th में सब क्वेश्चन थे। 2 3 4 में डायरेक्ट 14 वाले पूछे। There is no fixed pattern for question 2 3 4 5 6. They can ask anything. Be ready. अपने को क्या करना है? ये मार्क्स वाले पार्ट पे अभी ज्यादा फोकस अभी नहीं करना है। अपने को हर चैप्टर अच्छे से सीखना है। बिलीव मी, अभी मैं सिलेबस पे बात कर रहा हूं, सुन लो पूरा सिलेबस, मजा आएगा। थोड़ा सुनेंगे, बैकग्राउंड क्रिएट करने दो, इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल। हर चैप्टर सीखने के पहले ना उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मैं उस पर बात कर रहा हूं अभी। बिलीव मी, इट इज इंटरेस्टिंग। करेक्ट? सिलेबस बराबर। practical chapters and second part accounting standards। ये जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना, इसमें से वी आर एक्सपेक्टिंग 70 to 80 marks paper, and here we are expecting 35 to 40 marks पेपर। समझाइए? एक एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर
क्या लिखा? दिस चैप्टर few of you have already learned, few will learn, correct? And this chapter is as per what? AS 13. This chapter talks about investment, any kind of investment. What do you mean by investment? थोड़ा accounts का knowledge देता हूं अभी, सुनो काम आएगा. What do you mean by investment? क्या होता है investment? सॉरी, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होता है, बट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आई वांट. क्यों शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता? ऑफ utilization of income is your expenditure. Okay, income में से कि मतलब प्रॉफिट में से? इन्वेस्टमेंट इनकम से करते हैं कि प्रॉफिट से करते हैं? प्रॉफिट ना. इनकम मतलब सेल किया वो इनकम, बट सामने खर्चा माइनस करते हैं फिर बचता है तो इन्वेस्टमेंट होता है ना. बोलो. नो प्रॉब्लम. बोलेंगे तो मैं रेक्टिफाई कर पाएगा, गलत है तो. बट तुम बोलेंगे नहीं, इधर ही नहीं खुलेंगे ना तो इंटरव्यू में खुल जाएंगे. इधर खुलने का. वी आर नॉट हियर टू शो कि हमको ज्यादा आता है. वी आर हियर टू शो कि तुमको भी आना चाहिए, हमको आता है उतना. समझ रहा है तुम लोग? हमारा भावना समझ रहा है ना? या वी आर हियर टू पास. अपने को पास होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है मैक्सिमम. उसके लिए पहले नॉलेज लेते हैं, वो कैलिबर पे जाते हैं, फिर खुद पास हो जाएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? AS 13 ने डिफाइन किया है. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? यू नो डेफिनेशन. अभी का भी बाइट करने का. इन्वेस्टमेंट आर एन एसेट. इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स. AS 2 में बोला है इन्वेंट्री इज एन एसेट. AS 10 में बोला है PP इज एन एसेट. AS 13 में बोला इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज. ये इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज के पास होता है. हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज टू अर्न डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल अप्रिसिएशन और एनी अदर बेनिफिट. कोई पूछेगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स आर एन एसेट्स. इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स. ये एसेट्स हम हमारे पास क्यों रखते हैं? इनकम कमाने के लिए. मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया, क्यों किया? इनकम कमाने के लिए. कौन सा? डिविडेंड इनकम या कैपिटल अप्रिसिएशन. और किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं? बोलो जल्दी. शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, है कि नहीं? सिल्वर, सब जगह. आई कैन से प्रेशियस स्टोन्स, सब जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? म्यूचुअल फंड्स सही है. सुना है? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. ना फास्ट बोल के भाग जाती है वो, ढूंढना पड़ता है कौन थी. सो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? बाय हार्ट करने का डेफिनेशन रफली पता होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट अवर एसेट. ये एसेट है. ये एसेट हम क्यों रखते हैं? टू अर्न डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल अप्रिसिएशन और एनी अदर बेनिफिट. और क्या बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट से? शेयर्स में इन्वेस्ट किया, क्या बेनिफिट मिलेगा? बोनस. बोनस शेयर्स मिलेगा. सुना है? बोनस शेयर्स का कॉस्ट क्या होता है? बोलो. 0. फ्री में मिलता है. पूरे चैप्टर में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है पता है? इन्वेस्टर. करें? ये होता है इन्वेस्टमेंट. AS 13 covers all types of investments, whether it is short term, that is current, or long term.
दोनों इन्वेस्टमेंट कवर होता है। ये चैप्टर में हमने क्या सीखा कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करने का। अकाउंटिंग क्या क्या पॉसिबल है, कोई बताएगा इन्वेस्टमेंट में क्या क्या पॉसिबल होता है? परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल, डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, बोनस शेयर मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे, यही पॉसिबल है ना। इसका सिंपल सिंपल डिम्पल अकाउंटिंग करने का। गया के गया, मैनेजेबल। AS 13 covers all types of investments. इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्या भाव पे? अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा, शॉर्ट टर्म, देन इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म रहेगा तो ऑलवेज एट कॉस्ट। एक मिनट, ऑलवेज एट इफ रिडक्शन इज अदर देन टेम्पररी। ये मैंने बोला रहेगा आपको। मतलब मैंने ना रिलायंस का शेयर है ना 800 रुपए में खरीदा था, बहुत साल हो गए, 800 में। अगर उसका भाव 700 हो गया तो ये रिडक्शन हुआ, टेम्पररी है कि अदर देन टेम्पररी? टेम्पररी। ये तो फ्लक्चुएशन होते रहता है। मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हाउ टू डिसाइड वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? बेस्ड ऑन इंटेंशन। इन्वेस्टर का इंटेंशन के ऊपर है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। गया के गया, पक्का बोल दीजिए ना। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉर्मली वैल्यूड किस पे होता है? कॉस्ट। बट रिडक्शन अदर देन टेम्पररी है तो, अदर देन टेम्पररी है तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो और लॉस बुक करो। पूरा चैप्टर क्या सिखाता है मालूम है? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट क्या भाव पे आएगा, करें उसको बोलते हैं वैल्यूएशन। एनी डाउट से नो नो। नेक्स्ट, सेकेंड चैप्टर अब तक हुआ नहीं। यहां से कंपनी स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी? क्या बनाएंगे हम इधर? कंपनी फाइनल अकाउंट्स। इंटरेस्टिंग। कंपनी फाइनल अकाउंट्स क्या क्या बनता है इसमें? बैलेंस शीट, P&L एंड नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ, कैश फ्लो लिया इधर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा। बट ये चैप्टर में हम कंपनी फाइनल अकाउंट सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है कंपनी फाइनल अकाउंट। यू विल लर्न फर्स्ट टाइम। बचपन में 11th स्टैंडर्ड में यू लर्न सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न फाइनल अकाउंट। 12th में यू लर्न पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फाउंडेशन में यू लर्न फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, करेक्ट। एंड इंटर में यू विल लर्न कंपनी फाइनल अकाउंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अगेन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मालूम है? फॉर्मेट बाय ऐड करने का। इधर का इधर रट्टा मरवाएगा और पूछेगा 10 जन को, तभी तुमको बाय ऐड होएगा। एक बात याद रखना, फॉर लर्निंग एनीथिंग फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग, समझना जरूरी है। एंड दूसरा क्या मालूम है? रिमेंबरिंग, याद रखना जरूरी है। ये दोनों साथ में हुआ ना तो तुमको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। याद कैसे रखने का? रिपीटेशन से, रिवाइज कर करके तो याद रहेगा। क्लियर?
बायबैक ऑफ $68, $69 एंड $70 तीन सेक्शन इसके ऊपर बात करते हैं। मेजरली 68 क्या सीखेंगे इसमें कि शेयर को बायबैक कैसे करने का, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल रीपे कैसे करने का। 55 में सुना रहेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहां पे सीखेंगे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्लियर? पक्का? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल रीपे करना है। सो व्हाट आर द प्रोविजंस, क्या एंट्रीज आएंगे, कैसे करेंगे, वो सब पे डिस्कशन है। नंबर 4, सुपर चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यू नो ये कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है ये। बेस्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू डील विथ इट। एंड ये चैप्टर किसको एप्लीकेबल है मालूम है? लॉस मेकिंग कंपनी को। अगर कंपनी लॉस मेकिंग हो गया क्या करेंगे? क्या करने का लॉस मेकिंग कंपनी का? बंद कर देंगे। दो ऑप्शन है, या तो कंपनी को लिक्विडेट करो या कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करो। रिकंस्ट्रक्ट इंटरनली मतलब बैड लक लिमिटेड कंपनी का नाम है ना, बैड लक लिमिटेड ही रहेगा बट अंदर से चेंज होएगा। बदनसीब लिमिटेड नाम है ना, बदनसीब लिमिटेड ही रहेगा, अंदर से चेंज होगा। एक्सटर्नली कंपनी विल रिमेन सेम, इंटरनल कॉम्पोजिशन विल चेंज। बहुत मस्त है, मजा आएगा। क्या लिखा? This we will learn as per big chapter. It is white elephant. ये चैप्टर तीनों अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन दिखा है, 14 मार्क्स। इंटरनल रिको अभी 14 का आया। बायबैक छोटा छोटा 4-5 मार्क्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग छोटा छोटा 7-8 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आ सकता है अभी 14 के लिए। समझाइए? बिग चैप्टर। तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट खुलेंगे। ये सब कंपनी के हैं बेटा। क्या सीखेंगे? अमालगमेशन क्या होता है? दो कंपनी, एक मिनट, अमालगमेशन बोलूं एक सिंपल लैंग्वेज, इट इज परचेस एंड सेल ऑफ बिजनेस। दो कंपनी मर्ज हो गए, VI, वोडाफोन बंद हो गया, आइडिया बंद हो गया, नया कंपनी बनाया VI लिमिटेड। इट इज कॉल्ड एज अमालगमेशन। अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। एक बड़ा कंपनी ने छोटे कंपनी को टेक ओवर किया, एब्जॉर्प्शन। बिजनेस परचेस सेल होता है इधर। इसका अकाउंटिंग कैसे करने का, AS 14। अभी बाजू में मेरा ये चालू है AS 14 अमालगमेशन।
कंसोलिडेशन मतलब क्या मालूम है? होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी है, दोनों खुद खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ईयर एंड को मर्ज कर देंगे, कंसोलिडेट करेंगे, बिकॉज मुझे ग्रुप का फाइनेंशियल पोजीशन बताना। गया कि गया? फिर क्या लिखा? ये फॉर्मेट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक स्टेटमेंट बनाएंगे विच शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। दो मेथड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सुना है बचपन में, पर इसके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली कैश फ्लो क्या होता है मालूम है? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया ना, उसका एनालिसिस, दैट इज कैश फ्लो। इन लास्ट branch account, pure accounting topic, not related with company, other than company. So ये first and last, ये दो कंपनी के नहीं है, बाकी सब कंपनी के हैं। और भी आपको अगर बात करूं तो एक थियोरेटिकल टॉपिक है, फ्रेमवर्क फॉर presentation and preparation of financial statement। समझा नहीं समझा? ये हो गया अपना प्रैक्टिकल चैप्टर्स। कोई बताएगा प्रैक्टिकल चैप्टर्स में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हुए? एक ऊपर AS13, S14, 3 इधर और कैश फ्लो, 6 स्टैंडर्ड कवर हुए। बैकग्राउंड समझा? पक्का? हाँ, अभी इधर बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Your entire syllabus is based on accounting standard. CA final syllabus is based on Ind AS, Indian Accounting Standards. How many accounting standards are issued by ICAI? कोई बताएगा? ट्वेंटी 29 स्टैंडर्ड्स इश्यू किए हैं। दो विड्रॉ हो चुके हैं। कौन से दो? AS6 डेप्रिसिएशन एंड AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये दो विड्रॉ हो गए। 1 to 29 थे, दो निकाल दिए। अभी बचे कितने? उसमें से पार्ट 1 में कितने कवर हुए? कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे इधर? 21। 6 तो इधर कवर हो गए। ये 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 35 to 40 मार्क्स का दिखेगा। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां दिखेगा आपके पेपर में? ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन 1 में दिखेगा, 14 मार्क्स। और ये 2, 3, 4, 5, 6 है ना, उसमें कोई भी एक या दो क्वेश्चन में 4, 4, 5, 5 मार्क्स का थियोरेटिकल स्टैंडर्ड दिखेगा। सो 10 मार्क इधर, 14 इधर, 24, 25 मार्क हुआ। और MCQ में 10 से 15 मार्क का दिखेगा। मेजॉरिटी MCQ स्टैंडर्ड बेस्ड रहेंगे। समझ रहा है?
आंसर टोटल एस कितने 29, विड्रॉ कितना किया 2, कितने बचे 27, प्रैक्टिकल चैप्टर 6, 21, मैनेजेबल। ये 21 में से 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने किए हैं अर्ली बर्ड में, कितने किए 6, बचे कितने 15। अभी जो 15 बचे हैं ना उसमें मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स है ना, बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, और छोटे छोटे एक एक लेक्चर वाले मैंने करवाए जो आपको हम करवाएंगे बाद में। ये लोग का पोर्शन खत्म होगा बाद में आपको करवाएंगे, क्यों करेक्ट। सो वी विल डू दोस। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग तो है वो तो मिलेगा, बट हम करवाएंगे। आपको ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आना, तो रिकॉर्डिंग देखना रिकॉर्डिंग, करेक्ट। मतलब कैसा होगा मालूम है, ये साइकिल चालू हो जाएगा ना, अभी इसके बाद सितंबर बैच आएगा, मई आएगा, मई के बाद क्या आएगा सितंबर। तो इस सितंबर का जो बैच आएगा ना तब तक आपका पोर्शन खत्म हो गया रहेगा, तो वो बैच का अर्ली बर्ड और आपका ये वाला बैच, ये दोनों कंबाइंड चलेगा। तो मे भी आपका 15-20 दिन में पोर्शन खत्म हो जाएगा। जो ये लोग को हमने एक एक लेक्चर चलाया, आप 2-2 लेक्चर में आएंगे, समझ रहा है। बट हम करवा देंगे, डोंट वरी। अगर आप बोलेंगे सर रिकॉर्डिंग दे दो, तो रिकॉर्डिंग तो हम देंगे, देखा ना आपने, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हम देंगे, आपको रिकॉर्डिंग देख के खत्म करना है, कोई बात नहीं, क्लियर। सो 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें से अपने 6 हो गए, 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे, मैनेजेबल। अपना अभी इसमें 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचा है, और ये मेन 70-80 मार्क का तो ये है। इसमें आपका सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है, कौन सा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इन्वेस्टमेंट भी देख लिया आपने, आपने कुछ देखा है कि नहीं देखा, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने पढ़ाए हैं ना, वो सब इंडिपेंडेंट है, सब अलग अलग है। मतलब यू कैन नॉट से कि ये आएगा तो ही ये आएगा, ऐसा वाला कोई भी स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया है मैंने, इंडिविजुअल वाले पढ़ाए हैं, छोटे छोटे। लाइक AS1 किया, फिर हमने क्या किया AS4 किया, 5 किया, ये सब इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। AS18 किया, 12 किया, सब इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स हैं, डोंट वरी, उसका कोई कनेक्शन आपको नहीं दिखेगा, समझाइए पक्का। सो ये अपना सिलेबस है। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे थोड़ा बात करूं क्या, कि इनफ इनफ। आप बोलो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, स्टैंडर्ड पे कुछ सुनना है सुनेगा 15 मिनट। AS1 किस पे बात करता है, इट इज प्योर डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाम क्या है, प्योर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जो सिर्फ ये बात करता है कि क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सुनाएंगे, हेलो, कैन वी चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज कर सकते हैं, एंड इट विल हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। फिर क्या लिखा ये बाकी है। क्यों बाकी रखा, क्योंकि आप लोग आने वाले थे। ये प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, ये एक एक लेक्चर के नहीं, अभी 2-2 लेक्चर चलेंगे, 3-3 लेक्चर भी चलेंगे, यू नेवर नो माहौल कैसा बनता है, उसके ऊपर खेलेंगे। सी मैं टाइम बाउंड बहुत नहीं करेगा, हमें इतना खत्म करके ही जाएगा, नहीं बेटा, तेरे माइंड में जितना जा रहा है उतना ही देके जाएगा। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, क्यों मालूम है, मैं कॉन्सेप्ट पूरा थियरी पढ़ा देगा, फिर क्वेश्चन आएगा, तुम पहले ट्राई करेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे और फिर सॉल्व होएगा, समझ रहा है। इसलिए मैंने बोला इधर ही पढ़ के जाने का, दैट इज द वे वी विल प्रोसीड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। AS2 क्या है,
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जरा बात करो तो इन्वेंट्री वैल्यू कैसे होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। कॉस्ट कैसे फाइंड करने का सर? वो तो दिया रहता है, इधर फाइंड करना है। एनआरवी कैसे फाइंड करने का? एनआरवी फुल फॉर्म क्या है? हाउ टू डिटरमाइन मार्केट वैल्यू। फिर हाँ, वो तो अमाउंट टोटल मार्केट वैल्यू। फिर दैट्स इट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीनिंग तो बोलो। नेट क्यों बोला? कुछ तो माइनस होने वाला रहेगा इसलिए नेट बोला ना। आप सोचो मेरे गोडाउन में 100 यूनिट बच गए, कैन आई से क्लोजिंग स्टॉक है, इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? या तो कॉस्ट पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, विच एवर इज लोअर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब ये स्टॉक करंट ईयर में बिक गया कि हम फ्यूचर में बेचेंगे। स्टॉक करंट ईयर में बिक गया है कि हम फ्यूचर में बेचेंगे? फ्यूचर में बेचेंगे, मतलब करंट ईयर में अनसोल्ड है, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम फ्यूचर में बेचेंगे तो क्या प्राइस पे बेचेंगे? उसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, सेलिंग प्राइस। एक्चुअल है कि एस्टिमेटेड है? एस्टिमेटेड। सो एनआरवी फाइंड कैसे होता है मालूम है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आपने बोला मार्केट पर, मार्केट वैल्यू, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। फिर बेचेंगे तभी कुछ खर्चा होगा कि नहीं होगा? सेल के टाइम पे ब्रोकर का ब्रोकरेज कमीशन ऐसा कुछ पे करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। वो माइनस करने का, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। करेक्ट? तो मुझे क्या मिलता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब ये गुड्स फ्यूचर में बेचेगा तो मुझे कितना मिलेगा? 200 रुपए में बेचेगा, 10 रुपए का खर्चा है, 190 मिलेगा एनआरवी। सिंपल। तो हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट, हाउ टू फाइंड आउट एनआरवी, कॉस्ट में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, वो डिस्कशन करना पड़ेगा बहुत डिटेल में, मजा आएगा इधर। क्लियर? एस टू बैकग्राउंड क्लियर? ये क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो हम उधर सीखेंगे। ये नाम नहीं आया ना, फटके नाम बोलो। कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बरोबर 6। बैलेंस शीट डेट के बाद में अगर कुछ इवेंट हुआ है तो उसको हम बैलेंस शीट में कंसिडर करें कि नहीं करें? तो वो हमने AS4 में सीखा, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। AS5, पूरा AS5 किस पे बात करता है? P&L, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। छोटे छोटे 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। AS6 है कि नहीं है? 7 प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। 8 है कि नहीं है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये तो याद रहेगा। हेलो, 10 किसका बात करता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। करेक्ट है। इसका नाम क्या है मालूम है? द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये फॉरेन एक्सचेंज के बारे में एक ही स्टैंडर्ड है, AS11। गया कि गया? क्या लिखा? बिजनेस में 12 बचता है ना, मतलब बैंड बचता है ना, तो गवर्नमेंट हेल्प करता है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, सुना है? ये क्या लिखा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। फिर क्या लिखा? अमालगमेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय को क्या क्या देते हैं? हाँ, सब कुछ नहीं, क्या क्या देते हैं? याद हो गया। एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देते हम लोग, सैलरी भी देते हैं, हम तो देते हैं। सैलरी, वेजेस,
बोनस, कमीशन, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी, पेंशन, इसॉप्स, बट ये AS15 इसॉप कवर नहीं करता है। इसॉप के लिए गाइडलाइंस, गाइडेंस नोट्स, और फाइनल में सीखेंगे इंड AS 102 फॉर इसॉप, शेयर बेस्ड पेमेंट। करेक्ट? थोड़ा समझा? हाँ, तो एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस रहेगा उसको ये स्टैंडर्ड में डील कैसे करना है, मतलब P&L में डील कैसे करना है, उसका ये स्टैंडर्ड बात करता है। एम्प्लॉय बेनिफिट प्योर प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड, गया के गया। क्या लिखा है? वेरी इंटरेस्टिंग। बोरोइंग कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बोरोइंग कॉस्ट? परफेक्ट। बोरोइंग कॉस्ट, बोरो किया उस पे जो खर्चा होएगा वो इंटरेस्ट। डिबेंचर इज बोरोइंग, उस पे जो पे किया वो इंटरेस्ट। पूरा स्टैंडर्ड इंटरेस्ट पे बात करता है। सुनना है कुछ? एंटायर स्टैंडर्ड इज अ रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड। इंटरेस्ट किधर जाता है? किधर जाता है इंटरेस्ट? P&L में, बरोबर है ना? इंटरेस्ट P&L में गया मतलब क्या मालूम है? आपने P&L को चार्ज किया, आपका प्रॉफिट कम होएगा, आपका EPS कम होएगा, आपका मार्केट प्राइस कम होएगा। ये स्टैंडर्ड बोलता है डोंट पुट इंटरेस्ट इन P&L। हम बोला तो क्या करने का? कैपिटलाइज द इंटरेस्ट, एसेट में ऐड करो। हाँ, बोलेगा हाइला ये क्या बात हो गई? पूरा स्टैंडर्ड इसके ऊपर बात करता है। एक एग्जांपल दो, सुनेगा? हमने है ना एक बिल्डिंग, हमारा लैंड है, अभी हम वो लैंड पे ऑफिस बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तो ऑफिस बिल्डिंग बनाने का खर्चा है 100 करोड़ रुपीस। तो हमने बैंक से लोन लिया है 100 करोड़ का, मे बी 90 करोड़ का, बराबर। और ये बिल्डिंग बनाने को 5 साल लगेगा। अभी ये 5 साल तक हम इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा ना, बैंक लोन लिया है तो। ये इंटरेस्ट किधर जाएगा? नॉर्मली किधर जाता है? P&L में। बट AS16 says it will not go in P&L, it will be capitalized। एसेट में ऐड करो इंटरेस्ट। अब बोलेगा सर ऐसे क्यों? सोच समझ के बोलना। आपका एसेट रेडी है कि एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है? मतलब ये एसेट से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो P&L क्रेडिट में कुछ नहीं डाल रहा है, तो ये स्टैंडर्ड बोलता है उसके सामने P&L डेबिट में इंटरेस्ट नहीं डालने का, बिकॉज एसेट इज नॉट जनरेटिंग एनी बेनिफिट। बेनिफिट मिलता है तो मैं खर्चा डेबिट करेगा P&L में, बेनिफिट ही नहीं मिलता है, हाउ कैन आई डेबिट एक्सपेंडिचर? तो ये स्टैंडर्ड बोलता है जब तक एसेट रेडी नहीं होता है तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो। जैसे एसेट रेडी हो गया, बेनिफिट मिलने का स्टार्ट हो गया, अब ये इंटरेस्ट P&L डेबिट करो। थोड़ा समझा कि पूरा समझा? क्लियर? ये AS16 का क्वेश्चन है ना, इंटरव्यू में पूछा है ऑडिट वाले ने। हमारे पास आते हैं बच्चे, फिर सर आपने बोला था वो क्वेश्चन पूछा उसने, मैंने तो दे दिया आंसर। क्या पूछा उसने? बोलता है वो बिल्डिंग रेडी नहीं है एंड वी हैव टेकन लोन ऑन दैट, व्हाट टू डू अबाउट इंटरेस्ट? बिल्डिंग रेडी नहीं है, इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो। AS16 विल बी अप्लाइड। वो एसेट को क्या बोलते हैं मालूम है? क्वालिफाइंग एसेट।
कौन सा एसिड? व्हाट इज क्वालिफाइंग एसिड? द एसिड विच विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी, जिसको रेडी करने को टाइम लगता है, वो एसिड को बोलेंगे क्वालिफाइंग एसिड। क्लियर? हाँ 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 ऑफ कोर्स बताएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल WIP बोलते हैं, बरोबर ना? कैपिटल WIP रहेगा, उसमें ऐड करते जाएंगे। इंटरेस्ट कैपिटल WIP में ऐड करेंगे। क्लियर? AS17 वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, छोटा सा है, सोच समझ के आंसर देना। मैं एक एग्जांपल देता हूं। प्रोफेशनल एकेडमी मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, 4 ब्रांच हो गया। लेट अस अज्यूम इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट, बरोबर। दूसरा एग्जांपल, प्रोफेशनल एकेडमी 11th-12th फाउंडेशन, आई कैन से 11th-12th, CA, CS, CMA, CFA, सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, समझ रहा है? इसको बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट, प्रोडक्ट वाइज डिवाइड होता है। ज्योग्राफिकल सेगमेंट लोकेशन वाइज डिवाइड होता है। थोड़ा समझा कि पूरा समझा? अभी एज अ बिजनेसमैन आई वांट टू नो कि मेरा मुंबई सेगमेंट प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। चेन्नई सेगमेंट प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। बैंगलोर सेगमेंट प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। उसके लिए सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग भी तो करना पड़ेगा। कैसे करने का AS17 में सीखेंगे। इट इज अ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या लिखा है ये? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इट इज वन ऑफ द डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड वी हैव, करेक्ट। अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है तो उसके ट्रांजैक्शंस या रिलेशनशिप डिस्क्लोज करना पड़ता है। याद है? पूरा स्टैंडर्ड हमने डायग्राम ड्रॉ कर करके सीखा है। 19 इज प्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लीजेस, लीज पे बात करता है। लीज सुना है आपने? वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन साउथ इंडिया। लीज, लीज में 2 टाइप के लीज रहेंगे, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। अकाउंटिंग कैसे करने का फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज में, वो हम यहां सीखेंगे। समझा? EPS, अर्निंग पर शेयर, पूरा प्रैक्टिकल है ये। 19 प्रैक्टिकल, 20 प्रैक्टिकल, 16 प्रैक्टिकल। अर्निंग पर शेयर EPS कैसे कैलकुलेट करना है, वी विल टॉक अबाउट इट। क्यों कैलकुलेट करना है वो भी बात करेंगे। सो बहुत सिंपल सिंपल स्टैंडर्ड्स हैं बट प्रैक्टिकल है। 2 लेक्चर लग जाएंगे। 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग सब्सिडियरी का कंसोलिडेशन कैसे करने का। ये 22 है ना, बहुत मस्त स्टैंडर्ड है, माय फेवरेट स्टैंडर्ड। टैक्सेस ऑन इनकम किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मेरा फेवरेट है। आई लाइक दिस स्टैंडर्ड अलॉट क्योंकि वो ट्रिकी है। सो टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्स का अकाउंटिंग कैसे करने का। अकाउंट्स में टैक्स कैलकुलेट होता है इनकम टैक्स में, अकाउंटिंग इधर कैसे करेंगे उस पे बात करना है। टैक्सेस ऑन इनकम, इसके कारण डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है। DTA DTL कैसे क्रिएट होता है हम बात करेंगे। बोलो, सुनना है? अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम्स आर डिफरेंट। अकाउंटिंग इनकम जो नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं अकाउंट्स में, और टैक्सेबल इनकम, ये दोनों अलग अलग होते हैं।
ये दो अलग होते हैं ना, इसके कारण डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है। कैसे करना है हम बात करेंगे। What is AS23? Associates. Investor and associate relationship will be established. इन्वेस्टर एसोसिएट का कंसोलिडेशन कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे ये स्टैंडर्ड में। 24 प्योर थियोरेटिकल। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब कोई बिजनेस का ऑपरेशन हम बंद करने जाने वाले हैं तो उसका सेपरेटली डिस्क्लोजर दो। अभी पूरा स्टैंडर्ड क्या है मालूम है, एक लेक्चर का है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है एंड क्या क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, बस दैट्स इट। क्या लिखा, क्या होता है AS25? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, छोटा सा स्टैंडर्ड है। क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाते हैं, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स बनाते हैं, 9 मंथ्स के रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो वो रिपोर्टिंग कैसे करने का, क्वार्टरली रिपोर्टिंग कैसे करने का, उस पर डिस्कशन है। थोड़ा समझा? ये मस्त स्टैंडर्ड है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है जरा बताओ तो। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? Example, okay. Intangible assets are those assets which does not have physical substance, जिसको हम देख सकते भी नहीं है, करेक्ट? टच भी नहीं कर सकते, दिखता ही नहीं है, टच कैसे करेंगे? वी कैन फील इट, बराबर ना? हेलो, एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। हाँ बोल अभी। रॉयल्टीज नॉट इंटेंजिबल एसेट्स। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और बताता हूं, ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क वो मैकडोनल्ड्स का M है ना, वो ट्रेडमार्क है। अभी मैं इधर नया बर्गर का शॉप ओपन करेगा, मगन लाल बर्गर, और M लगाएगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वो M देख के हम हाईवे पे वहां पे गाड़ी रोक देते हैं कि मैकडोनल्ड्स आया, चलो रुको। वो M का बहुत वैल्यू है बॉस, यस और नो? रॉयल्टी क्या होता है? मेरा एक बिजनेस है, अभी मुझे चलाना नहीं है, तो मैं किसी और को चलाने के लिए दिया, वो मुझे क्या पे करेगा? रॉयल्टी। रॉयल्टी इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज आइदर इनकम और एक्सपेंस। मैं रॉयल की तरह बैठेगा, राजा की तरह बैठेगा और मुझे इनकम मिलेगा, दैट इज रॉयल्टी। कोई भी इंटेंजिबल एसेट हम किसी को यूज करने देते हैं और उस पे वो जो रिटर्न्स देता है, दैट इज रॉयल्टी। मेरा ब्रांडेड बिजनेस में किसी को चलाने दूं तो मुझे रेंट देगा ना, दैट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी इज P&L अकाउंट आइटम और ट्रेडिंग अकाउंट आइटम आएगा। फ्रेंचाइजीज विल बी इंटेंजिबल एसेट, तेरा ब्रांड तेरे ही पास रहेगा, वो हाँ वो रॉयल्टी रहेगा। क्लियर? ऑल लाइसेंसेस आर इंटेंजिबल एसेट्स। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, पिक्चर वाले का जो ये मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस, सारे इंटेंजिबल एसेट्स। ऑल राइट्स आर इंटेंजिबल एसेट्स। क्या लगता है मुंबई एयरपोर्ट पे कोई भी फ्लाइट आ सकता है क्या? नहीं, लैंडिंग राइट्स होते हैं, दोज आर इंटेंजिबल एसेट्स। गया कि गया? ये इंटेंजिबल एसेट का क्या करने का, वो हम सीखेंगे ये स्टैंडर्ड में। जॉइंट वेंचर का डिस्कशन है ये स्टैंडर्ड, AS27 प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है। हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेशन फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस, वो बात करेंगे इधर। AS28
इंपेयरमेंट ऑफ एसिड, ये क्या होता है अभी? इंपेयर मतलब इंपेयरमेंट मतलब वीक हो जाना। एसेट वीक हो गया तो मैंने एसेट का वैल्यू कम कर दिया। सो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट इज वीकनिंग ऑफ द एसेट। एसेट अगर वीक होता है तो उसका वैल्यू कम करते हैं, दैट इज इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, इंटरेस्टिंग है। लास्ट इट टॉक्स अबाउट प्रोविजन, contingent liabilities and contingent asset, theoretical standard है। समझाइए क्या होता है प्रोविजन? व्हाट इज प्रोविजन? ओके, प्रोविजन क्रिएट करते हैं हम लोग, क्या एंट्री आता है? Always P&L account debit. It is basically profit kept aside. प्रॉफिट कौन से अकाउंट में होता है? P&L में। उधर से प्रॉफिट साइड में निकाल के रखना है तो P&L डेबिट करेंगे। लाइफ में याद रखना, कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया नॉमिनल अकाउंट डेबिट होएगा। हेलो, P&L डेबिट होएगा। सो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। क्लियर? कंटिंजेंट लायबिलिटी किधर रिकॉर्ड करते हैं? वो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, वो बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में आता है। और कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड नहीं होता है, वो डायरेक्टर के रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं अगर मटेरियल है तो। अभी और डिटेल में हम सीखेंगे कि ये तीनों क्या होता है। That's it. This is our syllabus. I hope you understood मैंने क्या डिस्कशन किया यार। सच बोलो, समझा क्या? हाँ बोल दो यार। So our target is very clear. We want to secure 80 plus in paper 1. पेपर 1 में 80 प्लस चाहिए। इधर 80 प्लस आता है ना, ग्रुप क्लियर, खुद क्लियर हो जाएगा। देख लो 150 चाहिए ना ग्रुप 1 में, इधर 80 आया तो बाकी दोनों में तो 40 मिनिमम चाहिए, तो हो गया 160। समझ रहा है? ग्रुप 1 का ही टारगेट है ना, 300 में से 250 250 होना चाहिए। 80 प्लस इधर लॉ में 60 प्लस, एनडीटी आईडीटी में भी 80 अराउंड, तो 250 तक इधर निकल सकता है इजी। समझ रहा है? साथ में पढ़ेंगे तो वी कैन वाइंड अप दिस इजीली एंड यू कैन गेट कॉन्फिडेंस। इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। जिसको कॉन्फिडेंस है वो ये सब एग्जाम ब्रेक करता है इजीली। डन? आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अभी क्या करने वाले हैं सुन लो। मैं मंडे लेक्चर स्टार्ट करेगा, वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर्स, बिकॉज 3 दिन हम लोग का और एडमिशन पीरियड है। वी कॉल्ड यू टू गिव यू द इंट्रोडक्शन कि देखो हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली योर लेक्चर्स विल बी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। संडे वी विल कीप टेस्ट फॉर यू ऑल। उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा थोड़ा, तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाने का। संडे मॉर्निंग में पढ़ लेने का, आफ्टरनून में टेस्ट लिखने का। समझ रहा है? इफ रिक्वायर्ड तो ही हम संडे लेक्चर रखेंगे, वो भी इनिशियल में तो नहीं रहेगा। लास्ट में 1-2 महीना हमको लगा कि पोर्शन थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, देन वी कैन कंडक्ट लेक्चर ऑन संडे। बाकी संडे नॉट रिक्वायर्ड, मैनेजेबल। या लेक्चर टाइमिंग्स आफ्टरनून में ही रहेंगे, 12 to 9 के बीच में कभी भी रह सकते हैं। क्लियर? और कोई क्वेरी है आपको? डन? शैल वी वाइंड अप? पक्का? चलो, थैंक यू वेरी मच। मंडे ही रहेगा मेरा लेक्चर, सो वी विल सी यू ऑन मंडे। अभी कल आपका लेक्चर है तो मैडम कुछ पढ़ाएंगे आपको, अकॉर्डिंगली यू शुड अटेंड द लेक्चर। करेक्ट? थैंक यू, बाय, टेक केयर।